हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडियन फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका VAC का सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटी के वन शॉट वीडियो। इसके अंदर हम सारे यूनिट्स कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं फॉर द ₹99 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो यूनिट 1 आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इस यूनिट के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इसके अंदर फेडरल रिपब्लिक। फेडरल रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ जो पावर है ना वो डिवाइड हुई हुई होती है। किन किन के बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी जो कि सेंट्रल पावर है, और अलग अलग जो रीजनल यूनिट हैं उनमें पावर डिवाइड हुई हुई होती है, जैसे कि स्टेट्स वगैरह हो गई या फिर प्रोविंसेस वगैरह हो गई। तो इस सिस्टम के अंदर पावर डिवाइडेड होती है और इसके अंदर कोई मोनार्की नहीं होती, यानी कि कोई एक राजा वाला सिस्टम इसके अंदर नहीं होता। और जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और लोग उनको चुनते हैं, प्रेसिडेंट जैसे प्रेसिडेंट वगैरह। इसके अंदर दोनों टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर होती है और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इंडिया क्या है? एक फेडरल रिपब्लिक है। इंडिया को हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे हमारे फेडरल फीचर्स आते हैं। वैसे तो इसके अंदर ट्रू फेडरेशन नहीं है जैसे US के अंदर है, स्टिल इसके अंदर बहुत सारे फेडरल फ्यूचर हैं इंडिया के अंदर। इस वजह से इंडिया को क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल कंट्री बोला जाता है। यानी इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, फेडरल चीज़ें भी हैं और साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। दोनों टाइप के यहाँ पर फीचर्स पाए जाते हैं। अब फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? फेडरल फीचर्स तो ये आ गए कि पावर जो है डिवाइडेड है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, जैसे कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर जो दे रखी है ना, इस तरीके से पावर्स डिवाइड की गई हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। और एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया के पास जिसके अंदर सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सारी पावर्स डिफाइन कर दी गई हैं। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, यानी सबसे ऊपर किसको माना जाता है इंडिया के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। और सेंटर गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों इस ही कॉन्स्टिट्यूशन को, सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है ना। जो भी सेंटर के मसले होते हैं, जितने भी स्टेट के मसले होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझाने के लिए इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ये क्या हो गए? हमारे फेडरल फीचर्स हो गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आते हैं यूनिटरी फीचर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है यहाँ पर ज़्यादा सब्जेक्ट कहाँ दिए गए हैं? सेंटर को दिए गए हैं। और पूरे कंट्री के लिए एक ही सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक ही सेम कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री के अंदर अप्लाई होगा। और क्या नाम है, स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो सीड्स करें अपने यूनियन से, फ्रॉम द यूनियन। और एमरजेंसीज के केस में जो है सेंटर जो है वो कंप्लीट कंट्रोल भी ले सकता है स्टेट के ऊपर। ये हैं हमारे यूनिटरी फीचर्स। अब दूसरी चीज़ आती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, भले से गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हो, वो जो है लॉ के अंदर अकाउंटेबल हैं, ठीक है ना। यानी कानून से ऊपर सीधा सीधा कोई भी नहीं है। तो इस रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये जो कॉन्सेप्ट आया गया था, A.V. डाइसी लाए थे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक ब्रिटिश लीगल स्कॉलर थे जो कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लाए गए थे। इन्होंने क्या बोला था? इट एम्फसाइजेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना। कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि सब बराबर होने चाहिए। किसकी नज़र में? कानून की नज़र में। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए। और लीगल सेफगार्ड होने चाहिए देश के अंदर। अब की प्रिंसिपल क्या क्या दे रखे हैं? सबसे पहले दे रखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर इंसान को हमें इक्वली ट्रीट करना है। लॉ के मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सारे इंसान क्या है? बराबर हैं, कोई किसी से ऊपर कोई किसी से नीचे नहीं है। दूसरा है नो आर्बिटरी पावर। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनको भी लीगल रूल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट पावर्स हैं, नेता हैं, वो अपनी पर्सनल विशेष से चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी किसको मानना पड़ेगा? लॉ को मानना पड़ेगा। तीसरा है लीगल प्रोटेक्शन। राइट और फ्रीडम्स तो दिए गए हैं जो इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं। हर इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ राइट है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीडम है, और ये चीज़ प्रोटेक्ट कर रखी है लॉ ने भी और कोर्ट्स ने भी।
तो रूल ऑफ लॉ क्या है इंडिया के अंदर? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट बोलता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। और जुडिशरी के पास पावर है कि जितने भी लॉज हैं उनको डिक्लेयर करने की, और अगर कुछ चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई चीज़ करता है तो मतलब वो इंसान क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना है, उसके बिहाफ पर जो है उसको सज़ा सुनाई जाएगी, जुडिशरी उसको सज़ा सुनाई जाएगी। अब अगर ऐसा सिस्टम होगा इंडिया के अंदर, मतलब जो कि है, तो इससे क्या रहेगा? जस्टिस मेंटेन रहेगा, फेयरनेस रहेगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी पूरे सिस्टम के अंदर। तीसरा आता है अब सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3 ब्रांचेस के अंदर बांट दी जाती हैं। सबसे ऊपर आता है लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर वो होता है जहाँ पर कानून बनाया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट। फिर उसके नीचे आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो ऊपर लेजिस्लेचर के अंदर कानून बना उस कानून को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई से भी मिनिस्टर, ये सब क्या होंगे? हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे। फिर आता है हमारा थर्ड जुडिशरी। ये जुडिशरी जो है हमारे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और जस्टिस को इंश्योर करते हैं, यानी कि कोई यहाँ कानून तो नहीं तोड़ रहा जो कि बना दिया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या हो गए? हमारे जुडिशरी हो गए। तो हर ब्रांच क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है और हर ब्रांच के अपने अपने फंक्शन हैं ताकि पावर का मिसयूज़ ना किया जाए। तो इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बट कौन से सेपरेशन है इंडिया के अंदर? फंक्शनल सेपरेशन है। तो हर ऑर्गन यानी हर लेवल पर जो है खुद का उनका डोमेन है और ख़ुद वो चेक कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं द अदर टू। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है? जुडिशरी क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है लॉ जो कि लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, यानी लेजिस्लेचर ने तो पास कर दिया बट जुडिशरी के पास ये राइट है कि वो उस लॉ को रिव्यू कर सके। और लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो जजिस को हटा सके इम्पीचमेंट के केस में। ठीक है, ये बहुत कम होता है बट इंडिया के अंदर स्टिल ये चीज़ है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉ को, बट जुडिशियल डिसीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। तो मेन इसका पर्पस क्या होगा कि पावर जो है किसी एक के हाथ में ना चली जाए, किसी एक ब्रांच में ना चली जाए, इस वजह से पावर को सेपरेट किया जाता है और हर लेवल अपने आप में अकाउंटेबल हो। और ये चीज़ रहेगी कोई सी भी ब्रांच मिसयूज़ नहीं कर रही अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर के, इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर किया जाता है और बैलेंस बना रहे जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं सबके बीच में, यानी सबको बराबर पावर मिले, इस वजह से ये सेपरेशन ऑफ पावर हमारा किया जाता है। फोर्थ हमारा टॉपिक आता है सोवर्निटी का। सोवर्निटी का मतलब होता है सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर, यानी कि सबसे ऊपर की पावर। तो एक सोवरेन कंट्री वो कंट्री होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है और किसी भी एक्सटर्नल पावर द्वारा कंट्रोल नहीं की जा रही होती, यानी वो कंट्री जो अपने खुद के कानून बनाए, खुद की पॉलिसीज़ बनाए और खुद का डिसीजन खुद ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोवरेन कंट्री बोलेंगे। तो सोवर्निटी क्या है इंडिया के अंदर? इंडियन कब बना था सोवरेन? 15 अगस्त 1947 के अंदर, जब इंडिया ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ, तब इंडिया कैसी बन गई? सोवर्निटी कंट्री बन गई। तो फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सवर्न नेशन बना दिया, यानी कि इंडिया के पास अब, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के पास सारी चीज़ों पर खुद कंट्रोल है। ठीक है ना, भले से इंटरनल अफेयर हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर हो, इंडिया सारी चीज़ें खुद कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी फॉरेन कंट्री या फिर कोई भी फॉरेन पावर इंडिया की गवर्नेंस के अंदर, इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। और जो गवर्नमेंट है इंडिया की, अब वो अथॉरिटी बन गई फ्रॉम द पीपल, यानी कि अब वो जो है इंडिया के लोगों को कौन कंट्रोल करेगा? अब इंडिया की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। ठीक है, बाहर का कोई इंसान नहीं करेगा। सोशलिज़म का मतलब होता है, सोशलिज़म एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि इस चीज़ पर फोकस करता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले सबको। ठीक है ना, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में वो चीज़ कम हो जाए और हर की इंसान को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जितनी अमीरों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उतनी गरीबों को मिले, ये चीज़ इंश्योर करती है हमारा सोशलिज़म। तो सोशलिज़म इंडिया के अंदर आया कैसे? दो जो टर्म थी सोशलिस्ट, वो जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में दे रखी है 1976 के। इसके अंदर ये आइडिया रिफ्लेक्ट किया जाता है कि वेल्थ और रिसोर्सेज जो है वो किसी फ्यू हैंड्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो जितना भी इंडिया के अंदर वेल्थ और रिसोर्सेज है वो सब लोगों में बराबर बटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीरों के पास ज़्यादा चीज़ आ गई और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। और गवर्नमेंट जो है हर किसी के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट हर किसी का
भला सोच रही हो अमीर और गरीब, और ख़ासकर ज़्यादातर वीकर सेक्शन का, यानी जो गरीब लोग हैं उनका गवर्नमेंट भला सोचे। और स्टेट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट कर सकती है और इंडस्ट्रीज़ को भी रेगुलेट कर सकती है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। एग्जांपल क्या दे रखा है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट, और जैसे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, और नेशनलाइजेशन हो गया था बैंक का पास्ट के अंदर पहले के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें सोशलिज़म का ही पार्ट हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो है लोग जो है अपने लीडर्स को चुनते हैं, और लोगों के पास राइट होता है कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उस कंट्री के अंदर, उसके अंदर आकर पार्टिसिपेट करें। तो यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, हमारी डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। तो इंडिया के अंदर जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि जहाँ पर लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा, और जो वो इलेक्शन होते हैं वो फ्री होते हैं और फेयर इलेक्शन होते हैं, यानी कि कुछ उसके अंदर धोखाधड़ी नहीं होती। और तो की डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या क्या आते हैं हमारे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहते हैं, जो एडल्ट हैं, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, सबके पास वोट देने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शन किए जाते हैं, हर थोड़े टाइम बाद इलेक्शन होते हैं, जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो भी हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन है जो कि इलेक्शन कराती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। और जैसे फंडामेंटल राइट, जैसे कि इंडिया के अंदर हर किसी के पास फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी जो चाहे स्पीच दे सकते हैं। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, ये सारी क्या हो गई, हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गई। और जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सारी भी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो गए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गई, और फ्री प्रेस भी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गई। अब सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव, ठीक है, ये क्या होता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट है, कोई से भी देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, और सारे रिलीजन्स को, जितने भी धर्म हैं, सबको इक्वली और फेयरली ट्रीट किया जाएगा उस देश के अंदर। यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, सेकुलरिज्म कहलाई जाएगी। तो सेकुलरिज्म का इंडिया के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो जो सेकुलर वर्ड है वो दे रखा है 42nd अमेंडमेंट के अंदर। तो इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलरिज्म से अलग है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ये है कि रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस होगा सब रिलीजन से, यानी कि सब रिलीजन को इंडिया के अंदर बराबर माना जाएगा, किसी भी रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊपर या कम नहीं माना जाएगा। और जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती हैं उनको सपोर्ट करेगा इंडिया, बिना किसी एक रिलीजन को फेवर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिलीजन को फेवर कर रहा है और बाकी दूसरे रिलीजन को कुछ भी नहीं कर रहा है। और सिटीज़न के पास फ्री टू प्रैक्टिस हैं, प्रोफेशन, प्रोपगेट हैं एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 के अंदर ये चीज़ दे रखी है, यानी कोई सा भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी धर्म चूज़ कर सकता है, भले से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और कोई भी इंसान अपने मर्ज़ी से किसी भी धर्म के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ये दे रखा है हमारा आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। फिर आता है हमारा सर्वधर्म समभाव, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जितने भी धर्म हैं सब बराबर हैं स्टेट की आइज़ में, यानी कि हमारे गवर्नमेंट के आइज़ में, हमारे देश की नज़रों में सारे धर्म बराबर हैं। ये इंडिया की फ़िलॉसफी रिलीजियस टॉलरेंस और हार्मनी को बनाए रखता है। और जैसे कि ये चीज़ कौन लाए थे, ये चीज़ लाए थे हमारे लीडर्स, जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी। और ये चीज़ यूनिटी को इनकरेज करती है डाइवर्सिटी के अंदर, यानी कि अनेकता में एकता को ये चीज़ इनकरेज करती है, ठीक है। इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं और सब मिलकर रहते हैं, ये चीज़ इस चीज़ को क्या करती है, इनकरेज करती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, इससे क्या होगा, पीस बनी रहेगी, कम्युनल हार्मनी रहेगी, और रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, जैसे कि इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसके अगर ये चीज़ होगी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पर, ठीक है। धर्म के बेसिस पर लोगों को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम हिंदू हो या फिर तुम मुसलमान हो तो यहाँ से जाओ, तो ये चीज़ नहीं होगी। और सबको इक्वल राइट मिलेंगे और सबको फ्रीडम मिलेगी कि कोई किसी भी धर्म को माने, वो उसकी मर्ज़ी है। अब आता है हमारा यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, साथ साथ ये कोर वैल्यूज़ भी बताता है और प्रिंसिपल भी बताता है जो हमारे देश को चलाने के काम आते हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारे हमारे प्रीएम्बल में
लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और ये इंडिया की डेमोक्रेसी की क्या है, फाउंडेशन है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है हमारा जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना है, उस चीज़ के अंदर फेयरनेस हो, सबको बराबर माना जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ प्रॉमिस करता है कि हर किसी को जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना, चाहे से अमीर हो चाहे से गरीब हो, पावरफुल हो कमज़ोर हो, सब लोग डिग्निटी और फेयरनेस के साथ देश के अंदर रह सकते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी भी को भी कम नहीं दिखाया जाएगा, ना ही उसकी कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से, ना ही उसके धर्म के हिसाब से, ना ही उसके जेंडर के हिसाब से, ना ही उसकी बर्थ के हिसाब से, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और ये इसका मेन गोल क्या था सोशल जस्टिस लाने का, कि सोशल इनइक्वालिटीज़ जितनी भी हैं, कि छोटा बड़ा मानना सबको, वो चीज़ कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल जस्टिस लाने के लिए सरकार ने क्या किया है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाई हैं। जो SC ST और OBC कास्ट वगैरह होती हैं, इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई हैं ताकि सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो सके। और डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक्ट वगैरह जो होता है, ये सारी चीज़ें सोशल जस्टिस लाने के लिए बनाई गई हैं। अब फिर उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि हर किसी के पास जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका गोल मेन ये था कि हर किसी के पास, हर किसी को राइट मिल जाए वोट करने का, हर किसी को राइट मिल जाए इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का, और गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने का। यह है पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर एडल्ट के पास, हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के पास वोट देने का पूरा अधिकार है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो देश के अंदर, इलेक्शन के अंदर कोई दगाबाजी घोटाला ना हो, ये भी पॉलिटिकल जस्टिस का पार्ट होगा। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने की, लिवलीहुड की, और सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यही होता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इसका गोल ये था कि अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क कम कर दिया जाए इकोनॉमिक जस्टिस से। जैसे एग्जांपल क्या दे रखे हैं, स्कीम्स कौन कौन सी दे रखी हैं एम्प्लॉयमेंट की जो होती हैं, जैसे मनरेगा वगैरह स्कीम लाई गई थी गरीब लोगों के लिए, ठीक है, ताकि उनको रोज़गार मिले। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाया गया था कि अमीर जो है ज़्यादा टैक्स पे करेगा गरीबों से ज़्यादा, और गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ देती है गरीब लोगों को, ताकि जो है अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाए हमारे देश के अंदर। तो यही चीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक जस्टिस। अब सेकंड आता है लिबर्टी, यानी कि थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। किस किस चीज़ की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, जिस मन में हम चाहें, ठीक है ना, बट उससे किसी को नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रहा। अभी यानी कि जैसा चाहें वैसे रह रहा है, लोगों को मार रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को उस चीज़ से नुकसान ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करती है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ फ्रीडम है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बीच में सारी फ्रीडम्स दी गई हैं कि इंसान के पास किस किस चीज़ की फ्रीडम है। अगर इंसान को पूरी फ्रीडम दे दी जाती तो वो तो फिर मसले की चीज़ हो जाती ना, लड़ाई झगड़े होने लगते। सबसे पहले आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि हर इंसान के पास ये है कि वो जो चाहे वो सोच सकता है। हर अब पीपल आर फ्री टू थिंक डिफरेंटली, और किसी को भी उनके ओपिनियन पर या फिर उनके आइडियाज़ के ऊपर सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। अगर वो ऐसा सोचता है तो उसकी सोच पर उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ गलत काम ना करे। और दूसरा होगा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आपके पास राइट है कि जो भी आपके व्यूज़ हैं आप उसको फ्रीली बाहर निकालो, आप उसके बारे में स्पीच दो, आप उसके बारे में लिखित में दो, आप आर्ट बनाओ, मीडिया के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, जिसकी फ्रीडम ऑफ द प्रेस एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ ना कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, जैसे कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते किसी स्पीच के अंदर, पर्टिकुलर कास्ट को गलत नहीं बोल सकते, पर्टिकुलर रिलीजन को गलत नहीं बोल सकते। लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ आता है, यानी कि अब जो इंसान चाहे अपना बिलीफ सिस्टम चुन सकता है, चाहे भले से वो स्पिरिचुअल हो, फिलोसफिकल हो या साइंटिफिक हो, अपना बिलीफ सिस्टम वो अपने आप चुन सकता है। और हमारे देश की गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर उसको फोर्स नहीं करेगी कि आप मुसलमान बनो या हिंदू बनो या फिर सिख बनो, ईसाई बनो, या कुछ भी बिलीफ और फेथ अपना चेंज करो, इसके ऊपर गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती। लिबर्टी ऑफ वर्शिप है कि अब ये इंसान के ऊपर है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करे और किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक
ठीक है ना। सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजन के ऊपर पीसफुली रहें, या फिर अब दूसरे रिलीजन में जाना चाहते हैं तो वो चले जाएँ। और इसके अंदर आपको प्रोटेक्टेड बाय ये आर्टिकल नंबर 25 है आपका, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। थर्ड आता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। इक्वालिटी का मतलब होता है हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करना। ये चीज़ मैटर नहीं करती, यानी उनका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। सबसे पहले आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ दे रखा है आपका आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। इसके अंदर क्या बोल रखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर, कि हर कोई, चाहे से भला से अमीर हो, गरीब हो, गवर्नमेंट का आदमी हो या फिर कोई कॉमन सिटीज़न हो, हर कोई जो है सरकार की नज़र में, लॉ की नज़र में क्या है, बराबर हैं। कोई किसी से ऊपर, कोई किसी से नीचे नहीं है। जैसे कि एक मिनिस्टर हो गया और एक कॉमन आदमी हो गया, कोई भी, अगर दोनों ने सेम गुनाह किया है तो कोर्ट जो है इन दोनों को सेम ही सज़ा सुनाएगी। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर को कम सुना रही या फिर कॉमन मैन को ज़्यादा सुना रही है, ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब दूसरा आता है इसके अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि जो लॉ है वो हर किसी के ऊपर इक्वली अप्लाई होना चाहिए सिमिलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। बट इसके अंदर स्टिल रीज़नेबल क्लासिफिकेशन अलाउ है। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है कि जो स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है वीकर सेक्शन को, जैसे कि औरतों को, SC STs को, ताकि जो है उनको अलग ना समझा जाए। तो ये चीज़ हो गई हमारी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। और दूसरा प्रोविज़न भी दे रखा है हमारी इक्वालिटी के, आर्टिकल नंबर 15 के अंदर दे रखा है कि आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। आर्टिकल नंबर 16 के अंदर दे रखा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और आर्टिकल नंबर 7 के अंदर दे रखा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल दे रखा है आपका आर्टिकल नंबर 17। अब फोर्थ जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है आपका फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी लोगों के बीच में भाईचारा हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। सब लोग, सब सिटीज़न जो है एक दूसरे की इज्जत करते हैं और भाईचारे के साथ रहते हों। तो यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, हमारी फ्रेटर्निटी कहलाई जाती है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है कि हर पर्सन के पास जो है, हर पर्सन को क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ ट्रीट करना चाहिए और किसी को भी हमें ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए कि मतलब उसकी कास्ट दूसरी है, फिर उसका जेंडर अलग है, उसका स्टेटस कुछ और है, अमीर है, गरीब है, उसका दूसरा रिलीजन है, उस हिसाब से हम उसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसके लिए लॉ बनाए गए हैं। जो अनटचेबिलिटी होती थी या फिर डॉरी ली जाती थी, ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, तो इन सब के लिए भी लॉ बनाए गए हैं सरकार ने, ताकि ये सारी चीज़ें भी हमारे देश के अंदर ना हो। फिर आता है हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी का मतलब होता है कि जितने भी कल्चर हैं, जितने भी रिलीजन हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, सब जो है हमारे देश के अंदर एक साथ मिलकर रहें, पीसफुली रहें। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है जितने भी टेरिटोरियल एंड इमोशनल वननेस ऑफ द नेशन, यानी कि पूरा नेशन, पूरा देश टेरिटरी के हिसाब से भी और इमोशन के हिसाब से भी क्या हो जाए, एक हो जाए। यही चीज़ कहलाई जाती है हमारी इंटीग्रिटी। और नेशनल यूनिटी जो है किस तरीके से बढ़ाई जाती है, सबसे पहले तो कॉमन सिटीजनशिप के थ्रू, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू, और जितने भी नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसके थ्रू भी आपकी नेशनल यूनिटीज़ इंक्रीज़ की जा सकती हैं। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। ये जो है पीस और हारमनी बनाने के लिए काम आता है हमारे देश के अंदर। हमारे देश की नेशनल प्राइड बढ़ाने के लिए और पूरा देश ग्रो हो, उसके लिए हमारी फ्रेटर्निटी इस्तेमाल की जाती है। कम्युनलिज़म ना हो हमारे देश के अंदर, या फिर रीजनलिज़म ना हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए भी फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कुछ समरी देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की सिंपल वर्ड के अंदर कि अभी तक हमने इस यूनिट के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर हर किसी को क्या मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले, सबको बराबर माना जाए। इसका मेन पर्पस क्या होता है जस्टिस लाने का, कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, भेदभाव ख़त्म हो और फेयरनेस को इंश्योर किया जाए। और दूसरा आ गया लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है हर कोई आज़ाद है सोचने के लिए, बोलने के लिए, बिलीव करने के लिए और वर्शिप करने के लिए कोई सी भी धर्म की,
ठीक है ना। इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो लोग हैं वो अब आज़ादी के साथ रह सकें, इंडिविजुअलिटी के साथ रह सकें। इक्वालिटी पड़ी, इक्वालिटी का मतलब होता है हर किसी को बराबर के हक देना, हर किसी के लिए सेम लॉ बनाना, जितने भी हमारे देश के अंदर सिटीज़न हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है इक्वालिटी का, कि हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करना। कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन है, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस जेंडर, क्या जेंडर है उनका, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो कोई ये चीज़ क्या नहीं करती, मैटर नहीं करती। आपको सब लोगों को क्या करना है, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है। फ्रेटर्निटी आती है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे की फीलिंग, सब में एकता हो और एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हों सब लोग। यही सारी चीज़ हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर आती है। तो अगर देश के अंदर फ्रेटर्निटी होगी तो देश जो है हमारा यूनाइटेड रहेगा, एक बन के रहेगा और देश के अंदर शांति रहेगी, पीसफुली देश चलता रहेगा। अदरवाइज फ्रेटर्निटी के ना होने से झगड़े भी होते हैं। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये जो यूनिट है ये ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न के बारे में बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ दे रखी हैं सिटीज़न को और क्या क्या फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं फ्रीडम और प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश के सिटीज़न की, और क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे नेशन की तरफ या फिर पूरी सोसाइटी की तरफ। वो चीज़ क्या हो गई, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। अब एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस, यानी इसका मतलब क्या है कि एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ को जो है राइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ठीक है ना, आपके हक से ज़्यादा आपकी ड्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट करा जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट जैसे धर्म यानी कि राइटियस कंडक्ट, या फिर कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है ना, तो इंडियन सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। और लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप अपनी ड्यूटी करो सेल्फलेसली, यानी कि अपना ध्यान रखे बगैर अपनी ड्यूटी को करते रहो। यानी नेशन को अपने से भी ऊपर मानो, यानी कि अपने फैमिली से ऊपर मानो। ठीक है ना, अपनी फैमिली को भी मतलब अपना ड्यूटी निभाओ आप एक तरीके से। ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने नेशन के लिए आप सेल्फलेसली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो। तो एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं एंशिएंट टेक्स्ट के, जैसे भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर क्या दे रखा है, एक इंसान की ड्यूटी बताते हैं कि मतलब रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट ना करो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलूँगा। तो ये रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट ना करते हुए क्या करो, आप एक ड्यूटी करो अपनी। और मनुस्मृति और उपनिषद भी दे रखे हैं, इसके अंदर सोशल, मोरल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। अशोक की इंस्क्रिप्शन दे रखे हैं जो कि मोरल ड्यूटी को प्रमोट करते हैं, टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं और वेलफेयर ऑफ पीपल्स को प्रमोट किया जाता है इसके अंदर। तो आज इसकी रेलेवेंस क्या है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो यही ओल्ड वैल्यू सिस्टम के से आई हैं। ठीक है ना, ड्यूटी बिफोर एंटाइटलमेंट। और जो जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो क्या होने चाहिए, ड्यूटी कॉन्शियस होने चाहिए, ताकि नेशनल यूनिटी बनी रहे, पीस बना रहे देश के अंदर और देश की प्रोग्रेस होती रहे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या आती हैं आर्टिकल 51A के अंदर, A to के सब समझेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है ये, इसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये आता है। और ये कौन से पार्ट के अंदर दे रखा है, पार्ट नंबर 4A के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ प्रोवाइड की गई हैं। और जो ये किससे इंस्पायर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर USSR, यानी कि रशिया से ये चीज़ें हमने इंस्पायर करी हैं। और मेंट टू बैलेंस फंडामेंटल राइट विद सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका मतलब ये क्या है कि बैलेंस रहे लोगों के राइट्स के बीच में और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस बना रहे। इस वजह से ये आर्टिकल 51A आपको दिया गया है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या दे रखी हैं आपकी आर्टिकल नंबर 51A के अंदर। सबसे पहले दे रखी है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है और इज़्ज़त करनी है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी इंडिया के नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, नेशनल एंथम है, इन सब चीज़ों की आपको रिस्पेक्ट करनी है। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, यही चीज़ एक तरीके से बताई गई है आपकी आर्टिकल नंबर 51A के अंदर।
ई के सबसेक्शन ए के अंदर। सबसेक्शन बी क्या दे रखा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट आर इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस करे हैं, ठीक है, उनके सेक्रीफाइसेस को हम रिस्पेक्ट करें, उसको हम इज्जत दें, और जो भी वैल्यूज़ वो हमें देकर गए हैं वो चीज़ें हम अब अपने अंदर भी अडेप्ट करें। सी दे रखा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को यूनाइटेड रखें और अपने देश को सिक्योर रखें। ऑप्शन वो डी, सबसेक्शन डी दे रखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी कि जब भी आपको नेशन बोला है तो उसके सर्व करने के लिए, उस देश के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर इमरजेंसी का टाइम आता है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आओ और उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस सबसेक्शन ई दे रखा है हार्मनी प्रमोट करने के लिए और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि दूसरों की इज्जत करो, ठीक है, भले से किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, कि कुछ भी वो लैंग्वेज बोलते हों, आपको अपने सामने वाले की हमेशा ही इज्जत करनी है। अब सबसेक्शन एफ आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, जैसे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग ट्रेडिशन है, सब लोगों का अलग अलग कल्चर है, तो हमें उस कल्चर को प्रोटेक्टेड रखना है। जितने भी इंडिया के अंदर कल्चर हैं सब कल्चर्स को प्रोटेक्टेड रखना है और सारे कल्चर्स की इज्जत करनी है, सारी ट्रेडिशंस की इज्जत करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने की इज्जत कर रहा है और सामने वाले को नहीं देख रहा है हम कुछ भी, जो भी वो है। और सबसेक्शन जी आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर, यानी जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जितने भी जानवर हैं, फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इन सब चीज़ों की टेक केयर करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हम सब सिटीजन की ड्यूटी है। सबसेक्शन एच आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी आपको हमेशा रैशनल रहना है, ठीक है ना, ब्लाइंड बिलीफ्स को क्वेश्चंस करना है और सपोर्ट को और प्रोग्रेस को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। जो भी चीज़ अंधविश्वास की चीज़ है उन चीज़ों पर आपको सवाल उठाना है और रैशनल रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ही बिल्कुल ठीक मान रहे हो, अपने बिलीफ्स को, अपनी कास्ट को, अपने रिलीजन को, अपनी जेंडर को अच्छा मान रहे हो, किसी को कुछ नहीं मान रहा है, और प्रोग्रेस को हमेशा सपोर्ट करना है, यानी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए देश को हमेशा सपोर्ट करना है। आई आता है सबसेक्शन आई टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जितने भी हैं उन चीज़ों को डैमेज नहीं करना है, उन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है और वायलेंस को अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करें। जे आता है सबसेक्शन जे टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि हमेशा इस चीज़ पर एम करें कि पर्सनली भी अपने आप को अच्छा करें और प्रोफेशनली भी अपने आप को अच्छा करें। सबसेक्शन के आता है ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू दियर चाइल्ड एज दे रखिए 6 से 14 ईयर्स एडिड बाय द 86th अमेंडमेंट 2002, यानी आप ये चीज़ इंश्योर करना, सब पेरेंट्स जो हैं, जो भी गार्डियंस है किसी भी बच्चे के 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के, वो ये चीज़ इंश्योर करें कि उनका बच्चा जो है स्कूल जा रहा है और उसको पढ़ाई मिल रही है, उसको एजुकेशन मिल रही है। ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है सबसेक्शन के अंदर। अब की पॉइंट्स इसके अंदर क्या क्या आ गए, ये हमारे मोरल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि लॉ ने इसको इन्फोर्स नहीं करा, कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पर इन्फोर्स की गई हैं, बट ये मोरल ड्यूटीज़ हैं जो हर किसी को माननी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप मान नहीं सकते, जिसको मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ये जो है आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती हैं, ये जो ड्यूटीज़ होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो। और सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, ये चीज़ एक्सपेक्ट करती है कि जो हमारे सिटीज़न हैं वो इन चीज़ को खुद जो है फॉलो करेंगे वॉलंटरीली, यानी कि खुद आगे बढ़ कर ऐसी चीज़ें सबसेक्शन ए से लेकर के तक सारी चीज़ें फॉलो करेंगे खुद ही, ठीक है ना, ताकि वो मतलब आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन, यानी कि अपने देश की इज्जत के लिए हर किसी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो चीज़ें फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको सज़ा मिलेगी, जेल हो जाएगी, बट ये आपकी एक तरीके से मोरल ड्यूटीज़ दे रखी हैं। बट कुछ कुछ केसेस हैं अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको सज़ा भी हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच,
क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितनी भी हैं क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो जितनी भी ज़्यादातर ड्यूटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं की गई हैं कोर्ट के द्वारा, बट ये वो जो है इनडायरेक्टली यूज़ की जा सकती हैं लॉज को सपोर्ट करने के लिए और डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकती है जो इन ड्यूटीज़ को क्या करें, एनफोर्स करते हैं। तो जुडिशल इंटरप्रिटेशन एंड केसेस क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आता है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, जो कि 2001 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और जो कुछ सुइटेबल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्स की जा सकती हैं। दूसरा केस आता है हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1987 का था। तो इसके अंदर जो था कोर्ट ने लिंक करा था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्यूटी को, जो कि सबसेक्शन G के अंदर दे रखी थी लीगल एक्शन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल से पूछा था कि एजुकेट करें स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के बारे में। फिर आता है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 1958 के अंदर हुआ था। यह प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के अंदर हुआ था, ड्यूटी अंडर क्लॉज सबसेक्शन G, ठीक है ना। ये सारी चीज़ एक्सेप्ट की गई थी एज अ वैलिड स्टेट पॉलिसी। फिर बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी कि 1986 के अंदर जो केस किया गया था, इसके अंदर कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था कि राइट टू नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम इफ़ डन पीसफुली, यानी कि नेशनल एंथम तभी आप गा सकते हो जब आप पीसफुली वो चीज़ गा रहे हो, आप वायलेंटली नेशनल एंथम नहीं गा सकते, यानी आपको पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली उसको गाना पड़ेगा। यानी कि ये ड्यूटीज़ दिखाती हैं कि आप जो है राइट को कॉन्फ्लिक्ट अपने नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कोर्ट से कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है जस्टिसेबल नहीं है, बट वो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करती हैं ताकि जो लॉज हैं और जो राइट्स हैं वो सही तरीके से इंटरप्रेट किए जा सकें। और ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाइंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो चीज़ें जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ होती है। और गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए, लॉज बनाने के लिए, उन पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये चीज़ क्या है, आई है। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, सबसे पहले तो नेशनल यूनिटी के लिए कि ये जो ड्यूटीज़ होती हैं ये सिटीजन्स को क्या रिमाइंड कराती हैं कि देश के एकता को और देश की इंटीग्रिटी को बचा कर रखा जाए। और बैलेंस विद राइट, यानी कि ये लोगों को इनकरेज करती है कि रिस्पॉन्सिबल बने वो अपने, यानी राइट्स को तो इन्जॉय करें ही करें, साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी बने देश के लिए। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट को प्रमोट करें, हार्मनी को प्रमोट करें और एनवायरमेंटल केयर को भी प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आता है सिविक अवेयरनेस, यानी कि लोगों को अवेयर करना कि उनका रोल क्या है नेशन बिल्डिंग के अंदर, वो सिविक अवेयरनेस कहलाई जाती है। लीगल गाइडेंस की कोर्ट जो है वो ड्यूटीज़ का यूज़ भी कर सकती है लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए और एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यहाँ तक आ गए हो 3 यूनिट देख चुके हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत ही गलत बात होने वाली है, ठीक है ना। तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और जिसको भी नोट्स परचेस करने में बता चुका हूँ 99 रुपीज़ के नोट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स परचेस कर सकते हैं। अब आपके होते हैं VSC का भी एग्ज़ाम ख़त्म, तो बस अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखकर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए और उसकी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।